आज हम जा रहे हैं मरुभूमि जैसलमेर की सैर पर। इको ब्लॉगिंग के जरिए हम जानेंगे कि जैसलमेर की इकोलॉजी कैसी है, इस शहर की अपनी खासियतें क्या हैं, खामियां क्या हैं। तो ये जो जगह है ये जैसलमेर का किला है। गोल्डन सिटी जैसलमेर कही जाती है। गोल्डन सिटी यानी कि जो है सुनहरा शहर। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ का जो पत्थर होता है, जैसलमेरी पत्थर, वो एकदम पीले रंग का होता है। और ये किले पे हम खड़े हैं, पूरा शहर यहाँ से दिख रहा है। तो आइए हम आपको सबसे पहले रूबरू कराते हैं जैसलमेर की संगीत से। और आप देखिए कि ये कितना सुंदर संगीत इस किले पे एक सामान्य कलाकार बजा रहा है। आइए सुनते हैं ये संगीत। ये जैसलमेर फोर्ट है। इसके अंदर जो दुकानें लगी हुई हैं, ये सबसे बड़ा भारत का लिविंग फोर्ट है। आज भी यहाँ पर 5000 लोग रहते हैं। इस किले को आज के 800-900 साल पहले यहाँ के राजा ने बनवाया था और यहाँ से पूरा जैसलमेर दिखता है। किसी ज़माने में यही शहर हुआ करता था। बहुत बड़ा फोर्ट है। तो इस किले के अंदर ही आइए और सुनते हैं एक और सुंदर सा संगीत। जैसलमेर फोर्ट के बाद जो है हम आ गए हैं पटवा की हवेली पे। ये हवेली यहाँ पे जो पटवा व्यापारी हुआ करते थे उन्होंने बनाई थी। सिल्क रूट का एक सबसे महत्वपूर्ण शहर था जैसलमेर। यहाँ से यूरोप तक जो है पूरी वाणिज्य और व्यापार होता था आज के 700-800 साल पहले। और वेनिस शहर जो है, प्रसिद्ध वेनिस शहर, उससे यहाँ के तार जुड़े हुए थे। ये जो आप पेंटिंग देख रहे हैं ये सब्जियों से की गई पेंटिंग है, फलों से की गई पेंटिंग है। तो आप समझ सकते हैं कि इकोलॉजी का कितना ज़्यादा इस कल्चर में, इनकी परंपरा में कितना महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये फलों के रस से और सब्जियों के रस से ये पेंटिंग की गई है। और अलग अलग तरीके से ये देखिए, ये सारा यहाँ के पत्थरों से बना हुआ है और ये फलों के रस से पेंटिंग की गई है। लाल पेंटिंग जो आपको दिख रही है सुंदर सी। तो यहाँ का सिल्क रूट जो है जुड़ता था सीधे जाकर यूरोप से। और जैसे जैसे वक्त बदला फिर नए बंदरगाह खुल गए और बंदरगाहों के खुलने के बाद जो है ये जो सिल्क रूट है वो बंद पड़ गया। और बंद पड़ने के बाद यहाँ जो जैसलमेर में जो कारोबार होता था वो ठप पड़ गया। और ये ठप होने के बाद जो यहाँ पे व्यापारी थे वो बेरोजगार हो गए एक तरीके से। फिर बाद में ये हवेली सरकार को बेच दी गई, ऐसा लोग बताते हैं यहाँ के स्थानीय लोग। और बेचने के बाद आज इसे ऐतिहासिक स्थल में बदल दिया गया है। देखिए चारों तरफ जो पेंटिंग आपको दिख रही है ये सारी सब्जियों और फलों की पेंटिंग है। तो पटवा की जो हवेली है वो व्यापारियों द्वारा बनाई गई थी। यहाँ पे 5 हवेलियाँ हैं और ये जो है जैसलमेर फोर्ट के पास में ही स्थित है। तो एक तरीके से जो राजा का जो शहर था, छोटा शहर, पुराना शहर, वो ऊपर स्थित था और नीचे ये जो वाणिज्य, जो व्यापारी के काम थे वो नीचे होते थे इस हवेली में। और ये बहुत ही सुंदर हवेलियाँ बनी हुई हैं। ऐसा लगता है कि लकड़ी की बनी है अंदर से, लेकिन ये पत्थर है, जैसलमेरी पत्थर जो गोल्डन स्टोन होता है उससे बना हुआ है। तो जैसलमेर का जो इकोलॉजिकल व्यू है वो ये है कि यहाँ पे पानी का संरक्षण, जो आप पेंटिंग कढ़ाई देख रहे हैं वो सारा जो है वो फलों से, मैंने बताया पहले भी। और इसके अलावा जो है वो बहुत फ्रेगाइल इकोलॉजी है क्योंकि यहाँ पे डेजर्ट है सारा और खारा पानी है। 500 फुट नीचे पाया जाता है वो भी पानी, और वो पानी बिल्कुल खारा है। तो ये पटवा की हवेली है। इस हवेली के ऊपर अब हम चलते हैं और यहाँ से जो है सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है। यहाँ से सारा शहर दिखता है और इसके साथ साथ
जो जैसलमेर फोर्ट है वो भी दिखता है। देखिए सारा गोल्डन दिख रहा है, यहाँ पे गर्मी इस समय बहुत ज़्यादा है और ये सारा शहर जो है गोल्डन गोल्डन बिल्कुल दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे ईंटों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता है। तो एक और चीज़ सीखने वाली है इकोलॉजिकली अगर देखा जाए तो, वो ये है कि स्थानीय चीज़ों के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया गया है। भवन निर्माण में जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है और कंस्ट्रक्शन डिजाइनिंग है, जिस पे कि आज पूरा जो देश है और सारी दुनिया इस पे ध्यान नहीं दे रही है कि उस पे लोकल चीज़ों को बढ़ावा दो। तो हमने दरअसल क्या किया कि हम हर जगह कंक्रीट यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे जैसलमेर में आज भी लोकल पत्थर और लोकल टेक्निक्स और लोकल डिज़ाइन ही लोग प्रीफर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ईंटें जो है गर्म बहुत ज़्यादा होंगी, कंक्रीट गर्म बहुत अधिक होगा और उसकी वजह से यहाँ पे रहना मुश्किल हो जाएगा। और गर्मियों के दिनों में यहाँ पे टेम्परेचर जो है 47-48 डिग्री तक चला जाता है। यहाँ से देखिए आप खूबसूरत सारा शहर दिख रहा है। तो यहाँ की जो इकोलॉजी है और यहाँ के जो भवन है, जो कंस्ट्रक्शन हुआ है, उन दोनों में एक आपको सामंजस्य देखने को मिलेगा। एक मतलब दोनों के तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और यहाँ के बाद अब हम पटवा की हवेली से निकल चुके हैं और अब हम जा रहे हैं यहाँ की जो सबसे बड़ी झील है, गड़ीसर झील। गड़ीसर झील का अपना एक इतिहास है। कहते हैं कि अगर रेगिस्तान में आपको शहर बसाना हो तो पहले आपको पानी का इंतजाम कर लेना चाहिए। तो ये जो झील है इसका इतिहास जैसलमेर के इतिहास के साथ ही जुड़ा हुआ है। जैसलमेर की कल्पना इस झील के बिना नहीं की जा सकती। यहाँ के लोगों ने पानी की परंपरा को बखूबी निभाना सीखा है। तो जल के बिना जैसलमेर की कल्पना दरअसल नहीं की जा सकती। और यहाँ के जो पानी के संरक्षण के नियम हैं वो किताबों और पुस्तकालयों से नहीं बल्कि परंपरागत तरीकों से सीखे गए हैं। लोगों ने प्रयोग करके जाना है कि पानी को कैसे बचाया जाए, कैसे सहेज कर रखा जाए और उनका इस्तेमाल कैसे किया जाए। तो यहाँ से गड़ीसर झील शुरू होती है। ये देखिए यहाँ पे टिकट मिल रहा है, यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं। अब इसमें बोटिंग होती है। आज के 30-40 साल पहले तक इस शहर का जो प्रमुख जल स्रोत था, जो पानी आपूर्ति का स्रोत था, वो ये झील थी। लेकिन जैसे ही इंदिरा गांधी नहर आई और ट्यूबवेल आए, जो कि 400-500 फुट नीचे बोरवेल करके लोग पानी निकाल लेते हैं, उसके बाद इस झील की प्रासंगिकता कम हो गई है। इससे लोगों का लगाव कम हुआ है, ममत्व भी कम हो गया है। अब ये झील प्रतीक में बदलती जा रही है। पर्यटकों से यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठगी भी कई बार होती है पैसे की, और लोग ज़्यादा पैसे लेके और इधर उधर इसमें पर्यटन के नाम पे ठग लेते हैं। इसके अलावा इसका पानी जो है वो गंदा हो रहा है। इसमें बोटिंग वगैरह भी शुरू हो गई है और इसका पानी अब पीने के इस्तेमाल में नहीं आता। तो लोगों का रिश्ता टूटता जा रहा है। और मरुस्थल में, मरुभूमि में यदि आपका पानी से रिश्ता टूटा तो जीवन से रिश्ता टूट सकता है। इसलिए ये जो है झील, उस पर नज़र बनाए रखना और इससे लगाव पैदा करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन दुर्भाग्य से आज जो है ये चीज़ें कम हो रही हैं, लगाव कम हो रहा है, ममत्व कम हो रहा है। तो ये झील है, मानव निर्मित झील है, 800 साल पुरानी झील है। लगभग 1350 ईस्वी के आसपास ये बनकर तैयार हुई और इसका जो आगोर है बहुत बड़ा है। यहाँ पे बरसात के दिनों में पानी इकट्ठा हो जाता है और पूरे साल पानी चलता है। और पहले जो पूरे शहर की जो पानी की सप्लाई थी वो इसी झील के द्वारा होती थी। आज लेकिन इस झील को सिर्फ प्रतीकों में बदल दिया गया है। तो अब हम यहाँ से निकल चुके हैं इस झील से और हम जा रहे हैं सम डेजर्ट, जो कि थार रेगिस्तान का एक प्रमुख हिस्सा है। और वहाँ जाने से पहले हम बीच में जाएंगे कुलधारा, जो कि एक बहुत प्रमुख गांव है। उसकी भी अपनी कहानी हम बताएंगे आपको। और कुलधारा देखिए हम पहुँच ही गए। कुलधारा की अपनी कहानी ये है कि आज के 200 साल पहले ये जो गांव था वो पालीवाल ब्राह्मणों का एक गांव था, ऐसा कहा जाता है। लेकिन भूकंप और पानी की कमी के कारण गांव के लोग रातों रात इस गांव को छोड़कर भागने पर विवश हो गए। तो अभी रास्ते में आपको जैसा कि दिख भी रहा होगा कि पवन ऊर्जा भी यहाँ पे, विंड पावर भी बनाई जाती है। तो ये जो शहर है वो बहुत, मैंने कहा कि इकोलॉजिकली फ्रेगाइल एरिया है और बहुत सेंसिटिव एरिया है। आप थोड़ी सी भी असावधानी करेंगे तो आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। शायद इसी तरह की किसी असावधानी का नतीजा ये गांव है। लोग इसे भूतिया गांव भी कहते हैं। लोग कहते हैं कि जब से लोग यहाँ से छोड़कर चले गए कोई यहाँ पे घर नहीं बनाता और रात को जैसे कोई भी घर बनाता है तो अपने आप गिर जाता है। हालांकि ये बातें अफवाह हैं और विज्ञान ऐसी चीज़ों को मान्यता नहीं देता है। लेकिन ये बात तो सही है कि पानी और भूकंप की वजह से लोग कहते हैं और साक्ष्य बताते हैं कि लोग इस गांव को छोड़कर चले गए थे। ये गांव आज भी वैसा का वैसा बना हुआ है। आप देखिए वैसी दीवारें खड़ी हैं और रूम बने हुए हैं। और ये देखिए इसका एरियल व्यू है।
तो किन परिस्थितियों में लोग छोड़कर गए होंगे, इसके भी अपने इकोलॉजिकल कारण है। तो इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट गांव है। हमें ये सोचना चाहिए कि आखिर लोगों ने ये गांव क्यों छोड़ा। अब हम कुलधरा से निकल चुके हैं। आपको दिख रहा होगा विंड पावर जो मैंने कहा था, इसमें देखिए आपको दिखेगा कि विंड पावर की जो पवन चक्कियाँ लगी हुई है जिससे कि पावर जनरेट होता है वो दिखेंगी। और अब हम जा रहे हैं सैम डेजर्ट, जहाँ पे कि रात में रुकते हैं लोग। तो ये देखिए यहाँ पे मैं इसे कहूँगा कि ये एक और खिलवाड़ चल रहा है। खिलवाड़ इसे यूँ कहूँगा क्योंकि लोग बताते हैं कि यहाँ पे बगल में ही गुजरात है, और गुजरात से बहुत सारे लोग यहाँ पे इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ पे शराबबंदी नहीं है राजस्थान में, और गुजरात में शराब बंद है। तो उसके कारण से जो यहाँ का मरुस्थल है वहाँ पे लोग कैंपिंग वगैरह करवाते हैं, और उस कैंपिंग की वजह से इकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे ऊँटों की दौड़ वगैरह लोग कराते हैं, और सेफ्टी मेजर्स बिल्कुल कई बार इसमें इस्तेमाल नहीं होता। इसके अलावा जीपे चलाते हैं रेगिस्तान में, उसमें भी सेफ्टी ज़्यादा नहीं होती है। तो ये जो है ये एक चिंता की बात है। और रात में कैंपिंग करवाते हैं। कैंपिंग में भी पानी से टैंकर लाया जाता है दूर शहर से, और वो टैंकर से फिर पानी भरा जाता है, और बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि राजस्थान का एक शहर जिसमें कि बहुत ही मामूली बारिश न के बराबर होती है, और नदी नहीं है कोई, और पानी की इतनी किल्लत है, उसके बाद भी पर्यटन के नाम पर जो है इकोलॉजी से कई बार खिलवाड़ होता है। इसके अलावा इस क्षेत्र में गरीबी बहुत ज़्यादा है, बाल विवाह आज भी होते हैं, और लोक संस्कृति के नाम पर आपको जो है गरीबी हर जगह दिख जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पर भी लोक संस्कृति के नाम पर और लोक संगीत प्रस्तुत कर रही हैं कुछ महिलाएं। ये कैंप के रात का नज़ारा है। यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, और बाहर से जो लोग आते हैं वो देखते हैं। ये कल्चरल प्रोग्राम शुरू ही होने वाला है। आइए यहाँ पर भी आपको दिखाते हैं क्या हो रहा है। और ना जागे जिसनू आप जगोए, और दूधा न लागे कोई, वो लगी बिना रहने न जागे, न जागे सगे न रहने न जागे। अब जुगलबंदी देखिए। ये जुगलबंदी संगीत की जुगलबंदी है, दो वाद्य यंत्रों की। और ये है कैंप का रात का दृश्य। आप देखिए कि यहाँ पे बिजली कैसे खींच के लाई गई है, और पानी कैसे लाया गया है, और ये जो है पर्यटन के नाम पर क्या चल रहा है। हम आइए कैंप के अंदर चलते हैं। कैंप के अंदर जाने पे आप देखेंगे कि चारों तरफ लाइटें जल रही हैं, और ये देखिए ये कमरा दिया हुआ है। यहाँ पे एसी कूलर वाला ये रूम है। ये देखिए कितने अच्छे बेड लगे हुए हैं, और इसे कैंपिंग का नाम दिया जा रहा है। तो एक तरीके से होटल के रूम जैसा ही रूम है। और अब पीछे चलते हैं। इसमें देखिए आप कि यहाँ पे बाथरूम बने हुए हैं, और ये पानी की व्यवस्था बिल्कुल जैसे लग रहा है किसी शहर में हम बैठे हों।
तो पानी की जो बर्बादी है वो महंगी पड़ सकती है जैसलमेर जैसी जगह को। ये चीज़ हमें समझना होगा। ये देखिए सारा कुछ लगा हुआ है, पानी, गर्म पानी, ठंडा पानी, सब कुछ आता है। और कैंपिंग के बाद अब हम निकल चुके हैं अगले दिन के लिए। हम जा रहे हैं तनौट, और तनौट से पहले हम जा रहे हैं लोंगेवाला। लोंगेवाला वो जगह है जहाँ पे कि 1971 में लड़ाई लड़ी गई थी। जब आप जानते हैं कि 1971 में भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था, उस दौरान जब नया बांग्लादेश बना था तो एक लड़ाई यहाँ पर भी लड़ी गई थी, और इस लड़ाई में भारत ने जीत हासिल की थी। तो उस समय के जो हथियार थे रेगिस्तान में, जो पाकिस्तान के हथियार, टैंक और बाकी चीज़ें, और ये देखिए गाड़ियाँ, ये जो वापस नहीं जा पाए थे और भारत ने उस पर कब्जा कर लिया था, वो आज भी वैसे ही पड़े हुए हैं और उस एरिया को म्यूजियम बना दिया गया है। यहाँ से भारत पाकिस्तान की सीमा काफ़ी नज़दीक है। तो ये बिल्कुल रेगिस्तान के अंदर है और चारों तरफ आपको देखिए रेत ही रेत दिखेगा। ये टैंक भी पाकिस्तान का ही है जिसपे कि भारत ने 1971 में कब्जा कर लिया था। तो ये जगह है लोंगेवाला, थार रेगिस्तान के बिल्कुल तनौट के रास्ते में है। और यहाँ पे भी पानी वगैरह की काफ़ी किल्लत है, लेकिन यहाँ पे अब जो है म्यूजियम बन चुका है। ये देखिए सारा एरिया आपको नो मैंस लैंड है बिल्कुल। तो ये जो जगह है वो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल रेगिस्तान के भीतर है। और यहाँ पे बंकर बने हुए हैं, भारतीय सेना के बंकर हैं, उनको वैसे के वैसे ही छोड़ दिया गया है। अब यहाँ पे लोग पर्यटन के लिए आते हैं, बहुत सारे लोग आए हुए हैं। आप देखिए इसमें भी, बंकर में भी लोग घुस के फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। और ये जो म्यूजियम का वो हिस्सा है जिसमें कि आरडीओ वगैरह के द्वारा बनाया गया, ये सारे टैंक जो है उस समय के कब्जा किए हुए टैंक हैं जो भारत ने पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया। तो इकोलॉजी के ब्लॉक के बीच में ये स्ट्रेटेजिक चीज़ें भी आपको देखने को मिल रही हैं। इसके बाद का जो हिस्सा है, अगला हिस्सा, ये देखिए म्यूजियम अंदर भी एक बनाया गया है और यहाँ पे सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। यहाँ के बाद अब हम चलेंगे जो है इस म्यूजियम को देखने के बाद तनौट की ओर। तनौट जो कि यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर आगे है, और वहाँ पे जाने के लिए हमने जीप लिया हुआ है। और ये देखिए कि ये सारा एरिया बिल्कुल दूर दूर तक 100-200 किलोमीटर जितना दूर आप देखेंगे आपको रेत ही रेत दिखाई देगी। तो अगर आपको रेगिस्तान को समझना हो तो उसके लिए ये टांका है, पारंपरिक टांका। देखिए इसमें अभी भी पानी भरा हुआ है और ये बिल्कुल रेगिस्तान के बीचों बीच है, यहाँ से कोई कुछ दिख नहीं रहा है और इसमें पानी एकत्रित करके रखा गया है। इसके अलावा जो रास्ते में हमें मिला वो भी हम आपको शेयर करते चलें। ये पवन चक्की बिल्कुल पास से देखने को मिली। यहाँ पे जो है रिन्यूएबल एनर्जी बनाई जाती है और उसे सप्लाई किया जाता है। ये देखिए हमें रास्ते में ये भी देखने को मिला। अब हम आ चुके हैं ये तनौट मंदिर, और उस मंदिर की फ़ोटो ये आपको देखने को मिल रही है। इसके अलावा ये सारी चीज़ें यहाँ पे बिक रही हैं। और अब जाते जाते हम आपको रात का व्यू दिखा रहे हैं। ये जैसलमेर के रात का व्यू है और इसी के साथ हमारी ये रिपोर्ट समाप्त होती है।